जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हमने ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जैसे कि सार्क आपसे पूछा जा चुका है, G20 आपसे पूछा जा चुका है, नेटो आपसे पूछा जा चुका है, क्वाड आपसे पूछा जा चुका है, बिम्स्टेक आपसे पूछा जा चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, चाहे वो सीडीएस में पूछा हो, सीएपीएफ में पूछा हो, सिविल सर्विसेज में पूछा हो, सबको कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक जगह इकट्ठा कर दिया इस वीडियो ने। इट इज़ ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप अपने 10 मार्क्स इस वीडियो की हेल्प से पक्के कर सकते हैं और आपको बस ये वीडियो देखना है। इसमें याद कैसे करना है, चीज़ों को याद कैसे रखना है, वो वीडियो में ही बताया गया है। चीज़ों को इतनी बार रिपीट किया गया है कनेक्टिंग वर्ड से, एक स्टोरी से, कि चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। फिर भी आपको लगता है कि वीडियो आपको 2 बार देखनी चाहिए तो आप 2 बार भी देख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम इन लास्ट मोमेंट पे आपका स्मार्ट वर्क ही ये है कि जो ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपका मिस नहीं होना चाहिए और कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ये मेरी श्योरिटी है। आप लास्ट में खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इन द लास्ट आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि आपके एग्जाम में 14 डेज अभी बचे हैं और लास्ट डेज में आपका परसेप्शन, आपका माइंडसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं। 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स होते हैं। एक कैटेगरी ये बोलती है सिर्फ 14 ही दिन रह गए, अब मैं क्या करूं, पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं, चीज़ें मेरी रिवाइज नहीं है, 14 दिन में मैं क्या ही कर लूँगा। अदर कैटेगरी इज देयर आर 14 डेज। उनका एटीट्यूड ये रहता है, एक बोल रहा है कि केवल 14 दिन है, एक बोल रहा है अभी मेरे पास 14 दिन है, अभी चीज़ों को और कवर किया जा सकता है। जैसे उसी का एक पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि बाय चेंजिंग योर माइंड, बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, यू कैन चेंज योर लाइफ। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन 14 दिन अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बोला है वो हम अभी देखते भी हैं। दीज आर द PYQs फ्रॉम योर 2023 एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सार्क ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें आपसे पूछे गए हैं सार्क के। हियर द सेम क्वेश्चन फॉर द G20। यहाँ पे भी आपसे प्रायोरिटीज़ पूछी गई हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव और मैंडेट्स पूछे गए हैं। और यही मैंने आपको बोला था कि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्जेक्टिव्स, मैंडेट्स, उसके मेंबर्स, उसके हेडक्वार्टर्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। सेम क्वाड इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये पता है कि इसमें ये मेंबर्स में से कौन कौन मेंबर है, कौन नहीं है, फ्रांस में से अगर आपको पता है कि नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। सेम फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड नो द हेडक्वार्टर ऑफ द रीजनल ब्लॉक्स, मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल लेवल पे हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को गलत कर दे रहे हैं मीन्स यू आर डूइंग ब्लंडर इन योर प्रिपरेशन। नेटो के बारे में कौन नहीं है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ओपेक में इंडिया नहीं है, नेटो में इंडिया नहीं है, ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं है। तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ये भी याद रखना है कि कौन कंट्री किस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। बेसिकली उसमें वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ओपेक में यमन नहीं है। क्यों मैंने सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ का नाम लिया, क्योंकि यूपीएससी ने कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को वेरियस एग्जाम्स में, चाहे सिविल सर्विसेज है, चाहे वो सीडीएस है, चाहे वो सीएपीएफ है, इनमें इन कंट्रीज़ पे फोकस करके पूछा गया हुआ है। और स्टूडेंट जब गैस वर्क लगाता है तो इन कंट्रीज़ को ऐसे समझता है शायद ये होंगी उसमें, और वो नहीं होती हैं और स्टूडेंट के साथ मजाक हो जाता है। ठीक है, बिम्स्टेक में सेम यू शुड नो द कंट्रीज़। सबसे पहले मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता दूं कि आपके पास एक नोट्स होने चाहिए, पेन होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपको शायद नहीं पता हो और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मोस्ट ऑफ द चीज़ें 80% 70% चीज़ें इसमें लिखी होंगी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बताए बिना रह नहीं सकता। वो आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दूंगा ही दूंगा और वो आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि वो ईजिली आपको कहीं भी कंसोलिडेट होके एक जगह पे मिलेंगे नहीं। लेकिन आप खुद के एक बार नोट्स बना लेते हैं जस्ट
कीवर्ड्स में आपको नोट्स बनाने हैं। पहले मैं आपको एक बार बेसिक वर्ल्ड का बता दूं कि कौन सा एरिया कौन सा है कौन सा नहीं है, फिर आपको ये बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं, और तब आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना है आपको, लेकिन ये मेरी श्योरिटी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पढ़ाने की नहीं, आपको याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है। आपको चीज़ों को मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा वो दिमाग में बैठ जाएंगे। दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, एंड अगर बात करें इस डायरेक्शन की, दिस इज द नॉर्थ पार्ट, दिस इज द नॉर्थ पार्ट, दिस इज द साउथ पार्ट, और दिस इज द वेस्ट, दिस इज द ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट। अब ये आपके सामने अगर मैं बात करूं, ये वाला एरिया, ये पूरा एशिया का पार्ट आता है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट अगर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को जितने बच गए स्थान वाले हैं, तुर्कमेनिस्तान, तिर्किस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये आता है सेंट्रल एशिया वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आता है ईस्ट एशिया में, जापान, कोरिया, चाइना वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आता है जितने भी थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये सारी कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज आपको दिख रही हैं, म्यांमार से स्टार्ट हो जाता है। म्यांमार से ये वाला पार्ट आता है साउथ ईस्ट एशिया में। तो इनके अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एशियान के नाम से जानते हैं। ये अलग एक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बो मिलके रहेगी, ईस्ट एशिया समिट्स आपको देखने को मिलेंगी। और RCEP आपने न्यूज़ में देखा होगा। अगर इन कंट्रीज़ की बात करें तो ये कंट्रीज़ किस में आएंगी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, ये सब आती हैं साउथ एशिया में। मीन्स इनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इनएक्टिवली काम कर रही थी। मीन्स क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का टसल चलता रहता था। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मैंडेट था, ऑब्जेक्टिव था, उसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ को ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, इंडिया को भी ऑब्स्टेकल आ रहे थे। तो इंडिया ने कहा ठीक है तुम साइड हो, पाकिस्तान को साइड किया। और जो ये अलग कंट्रीज़ हैं, नेपाल, भूटान, इधर से म्यांमार को साथ में लिया साउथ ईस्ट एशिया से, थाईलैंड को साथ में लिया और बिम्स्टेक बना दिया, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी। इनके बीच की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वह बिम्स्टेक। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये यूरोप है तो यहाँ पे हमें यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगी, और साथ में इनका नेक्सस की बात करें तो नाटो देखने को मिलेगा, G7 देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अफ्रीकन यूनियन इसमें देखने को मिलेगी। ब्राज़ील, वेनेजुएला एकमात्र ऐसी साउथ अमेरिका की कंट्री है जो आपको ओपेक नेशंस में देखने को मिलेगी, और ब्राज़ील आपको ब्रिक्स में देखने को मिलेगा। जितने भी डेवलपिंग इकनॉमी है उनके अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। मैं ये पूरा दावा बोलता हूँ, इस चीज़ पे पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको हर एक चीज़, जितने भी बैंक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप ही क्यों नहीं है जिसमें IDA, IBRD ये सब चीज़ें हैं, IMF है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, या ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये बैंक क्यों एग्जिस्ट हुए, क्यों ये ग्रुप्स बने, इनके रीज़न क्या था। अगर आपको रीज़न याद रहेगा, जैसे NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, और ये वो पूरा फोर्स वाला ही दिमाग में घूमता रहता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, 48 मेंबर्स हैं। क्यों NPT के बाद वो एग्जिस्टेंस में है, वो सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। आई होप अगर मैं आपको बोलूँ सेंट्रल एशिया क्या है तो आपको पता हो, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ज़बरदस्त एरिया, अगर UPSC का फेवरेट एरिया की बात करें, दिस इज़ द वेस्ट एशिया, जिसको मिडल ईस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे I2U2 ये सब ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलती हैं, OPEC देखने को मिलती है, और इस्लामिक कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। तो सब डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है, वो सबका हिसाब होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि BRICS, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। और रिसेंट में जो चेंजेस हुए हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सबसे पहले ये बोला गया था जब G7, G20 ये सब एग्जिस्ट हुए कि 21st जो सेंचुरी है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की है, और यू कांट नेगलेक्ट इट। देखना, ये कंट्रीज़ एक साथ आएंगी और इनको साथ आना चाहिए, जिससे इनकी म्यूचुअली ग्रोथ हो सके।
और ये आइडिया सबसे पहले दिया जिम ओनेल नाम के एक पर्सन ने 2001 में। इन कंट्रीज़ ने यहाँ तक इन 4 कंट्रीज़ ने इस बात को सीरियसली लिया और इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसकी फर्स्ट समिट हुई 2009 में। सेकंड समिट में इन्होंने देखा कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट था उससे कोई बंदा नहीं है तो उससे भी ऐड किया जाए, और अफ्रीका में उन्होंने चूज़ किया साउथ अफ्रीका को। मीन्स सेकंड समिट में 2010 में साउथ अफ्रीका को इसका मेंबर बनाया गया और ये 5 नेशंस का एक ग्रुप था अभी तक। रिसेंट में इनकी मीटिंग हुई और इसमें 6 मेंबर्स न्यू ऐड हुए, और मीन्स ये इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि रिसेंटली इसमें क्या एक्सपेंशन हुआ है। और वो कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, दीज आर द 5 कंट्रीज़, और अर्जेंटीना। तो ये सब कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये कंट्रीज़ इसमें ऐड हुई। अगर इसमें वो दे दे कि इराक है तो गलत हो गया, इराक इसमें नहीं है, तो ब्रैकेट में ये भी नोट कर लें कि कौन कौन नहीं है। इराक नहीं है, इज़राइल ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान ये सब नहीं है, बांग्लादेश ये सब कुछ नहीं है। बी से बांग्लादेश दे देगा वो कि बांग्लादेश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भूटान नहीं है। तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। बी से ब्राज़ील है यहाँ पे, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से एक कंट्री थी, अब अर्जेंटीना भी उसका पार्ट हो गई है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने कहा ठीक है हम एक साथ आए और एक बहुत बड़ी इकनॉमी का हम बनते हैं, वर्ल्ड की एक जीडीपी बनते हैं अगर हम 5 कंट्रीज़ मिल जाते हैं, तो साथ ही पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे आगे रहती हैं ये कंट्रीज़। तो उन्होंने देखा कि मेन जो कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए पैसा। पैसा आता क्या कहाँ से है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लोन से। लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्यों बनी हुई हैं? वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक पूरा ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसमें टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से 2 उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप को अभी डिस्कस करेंगे, अभी पहले समझिए बस जो बोल रहा हूँ। उसमें जो 2 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, आईबीआरडी और आईडीए, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। इसका मेन मकसद है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनके प्रोजेक्ट्स को वो डेवलप कर सकें, डेवलप्ड बन सकें, तो उसके लिए लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करवाना। लोन्स एंड ग्रांट्स में डिफरेंस ये होता है कि लोन्स आपको वापस से इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा, ग्रांट्स एक काइंड ऑफ गिफ्ट्स, आपको वापस से नहीं देना है वो। तो आईएमएफ क्या, आईएमएफ भी तो लोन देता है? हाँ देता है। ये लोन देगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में। मीन्स अगर किसी कंट्री को, सपोज इंडिया को यूएसए से कुछ सामान लेना है $1001 का, और इंडिया के पास अभी $1000 उसको पेमेंट करनी है इंडिया को, और $1000 ही हैं, $1 की शॉर्टेज आ गई। तो ऐसे जब ट्रेड में उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ शॉर्टेज आ जाए, तो उस शॉर्टेज को फुलफ़िल करने के लिए उसको जो लोन होगा वो आईएमएफ देगा, और वो $1 का, और वो अपनी कुछ कंडीशंस रखेगा। ऐसा हुआ था 1991 में, तो उन्होंने पर्टिकुलर कंडीशंस रखी कि अपनी इकनॉमी आपको ओपन करनी होगी, और पहले हम क्लोज्ड इकनॉमी में थे, अब ओपन इकनॉमी या मिक्स इकनॉमी का पार्ट है। टिल्ट हमारा अभी भी कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी क्लोज की तरफ हैं, और कुछ सेक्टर्स हैं हमने बहुत ओपन कर दिए हैं, और ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, ये इनका काम था। लेकिन इन कंट्रीज़ में यूएसए का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, और रशिया और चाइना यूएसए के एंटी कंट्रीज़ या अपोजिट कंट्रीज़ समझा जाता है। तो इन्होंने एक प्रपोज़ल लेके आई है कि हमारे खुद के बैंक होने चाहिए जो हमारे एरिया में अलग से हमारी कंट्रीज़ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन प्रोवाइड करें। तो 6 समिट में इन्होंने लेके आए न्यू डेवलपमेंट बैंक। 6 समिट में 2014 में फोर्टलीजा डिक्लेरेशन से एक नया बैंक एग्जिस्ट हुआ जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि फोर्टलीजा डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ब्रिक्स से रिलेटेड है, तो आंसर है यस। न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है, आंसर है यस। क्या कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट से रिलेटेड है, आंसर है यस। अब इन 2 शब्दों का मतलब क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट? जो काम वर्ल्ड बैंक करता है वही काम न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा, और जो काम आईएमएफ करता है वो पैसे की, अगर कुछ किसी को पैसा कम पड़ता है, देखो ये अलग से निकाल दिया गया $100 बिलियन, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की इमरजेंसी में उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट के दौरान उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कब एग्जिस्ट हुआ? 2014 की डिक्लेरेशन से 2015 में एग्जिस्टेंस में आया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में।
न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में। अदर बैंक्स आर ऑल्सो देयर लाइक AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। AB से याद रखना। मोस्टली जो दिक्कत आती है ना याद रखने में, वो शंघाई और बीजिंग में आती है। क्यों? क्योंकि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आप यकीन करेंगे बीजिंग में है, नॉट इन शंघाई। तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो AIIB और SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और NDB का हेडक्वार्टर है शंघाई में। तो ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? A के बाद B आता है, तो AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। और NS नवीन शोकन जो आपको पढ़ा रहा है उसके तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ऑल्सो देयर इज़ ए वन बैंक, तो साउथ ईस्ट एशिया वाले वो और चाइना के साथ सारी कंट्रीज़ ने मिल के एक अलग और बैंक बनाया हुआ है जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपाइंस मनीला। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मली मैंने आपको बस बताया है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। क्या इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है? आंसर है बिल्कुल इंडिया। क्या इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स है NDB का? आंसर है यस, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन है? चाइना। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिक्स, एंड इसके बारे में इतना ही आपको जानना है। मैंडेट इसका डेवलपिंग कंट्रीज़ एक साथ हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट, इकोनॉमिकली सपोर्ट करें, वो सब चीज़ें रहती हैं। दिस इज़ द मैप, और ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी 1996 में, और इसमें टोटल 5 कंट्रीज़ थी पहले जब ये बने। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। याद करने के लिए ब्रैकेट में कर लो आज भी। इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं जितने भी मेजर 5 कंट्रीज़ थी, उसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है। उज्बेकिस्तान आंसर है यस। क्या उज्बेकिस्तान फाउंडिंग मेंबर था? आंसर है नो। उज्बेकिस्तान ऐड किया गया 2001 में। फाउंडिंग मेंबर उसे बोलते हैं जो जब ऑर्गेनाइजेशन बनी हो उसी टाइम पे उसके साथ जुड़ा हो। इसमें चाइना है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं अदर देन UN जहाँ पे इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो आंसर है ब्रिक्स एंड SCO। अगर कभी पूछा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान कौन से प्लेटफॉर्म्स पे साथ जुड़े हुए हैं अदर देन UN, तो आंसर है SCO प्लस सार्क। सार्क के बारे में अभी देखेंगे। इंडिया के मेंबरशिप के लिए बाकी कंट्रीज़ ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली रशिया ने, और सेंट्रल एशिया के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन चाइना ने ये कहा कि अगर इंडिया इसका पार्ट बन रहा है तो ऑफ कोर्स आई विल वेलकम टू पाकिस्तान, क्योंकि दोनों चचेरे भाई हैं। तो पाकिस्तान की एंट्री भी करवा दी। तो दोनों की एंट्री सेम टाइम पे हुई 2017 में। कुछ कुछ डेट्स याद रखनी ज़रूरी हैं। क्या SCO 1996 में बनी? ये याद रखना ज़रूरी है। आंसर है नहीं। क्या इंडिया पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए? ये याद रखना ज़रूरी है। आंसर है यस। 2023 में फिर से ईरान को इसमें ऐड किया गया। पहले ईरान एक ऑब्जर्वर मेंबर भी था। ऑब्जर्वर मेंबर्स मतलब समिट में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वोटिंग पावर्स ये सब चीज़ें नहीं होती इनके पास। और 2024 में बेलारूस को इसमें ऐड कर दिया गया। ये सुपर इम्पोर्टेंट हो जाती है ब्रिक्स और SCO आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोनों में एक्सपेंशन देखने को मिली है। और इसमें केवल एक कंट्री है, उसमें 6 कंट्रीज़ ऐड हुई हैं। ब्रिक्स में कौन सी 6 कंट्री ऐड हुई हैं? अर्जेंटीना ऐड हुई है, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, ये सब कंट्रीज़ इसमें ऐड हुई है। ईरान। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रिक्स वी हैव सीन। एंड नेक्स्ट अब हम कर रहे थे SCO। SCO में क्या हमें कुछ और भी याद रखना है? आंसर है यस। देखो तुर्कमेनिस्तान का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओनली सेंट्रल एशियन कंट्री है जो SCO का मेंबर नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी उसने रखी हुई है। ऑब्जर्वर मेंबर में पहले बेलारूस था, अब नहीं है। अफगानिस्तान और मंगोलिया था। और क्या इन फ्यूचर अगर मंगोलिया इसका पार्ट बनता है तो ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि पहले ईरान भी ऑब्जर्वर मेंबर था, बेलारूस भी ऑब्जर्वर मेंबर था। एंड एज आई टोल्ड यू कि SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, तो ये थोड़ा याद रखना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बीजिंग। बीजिंग में और किसका हेडक्वार्टर है? जल्दी जल्दी बताओ। AIIB का। AB बताया था ना, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। तो जब इसकी बात आए तो NDB याद आना चाहिए। NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में।
तो ऐसे याद रखना है ये। इसकी एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, इसको रेट्स के नाम से जानते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के, याद रखना है, ये सुपर इंपॉर्टेंट बॉडी है, बिल्कुल याद रखना है। इसीलिए इनका एक मकसद टेररिज्म को काउंटर करना भी है। सार्क का वो मैंडेट नहीं है, लेकिन एससीओ का वो मैंडेट बिल्कुल है कि वो टेररिज्म को काउंटर करे, सेपरेटिज्म को काउंटर करे, एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करे। सिक्योरिटी की क्लासेस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस टर्म्स। तो क्या है, इंडिया मेंबर है? आंसर है यस, 2017 से इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ एससीओ। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, FATF। इसके बाद मेरे को कुछ और भी जो भी याद आता रहेगा मैं आपको वो बताता रहूँगा। FATF is the Financial Action Task Force founded in 1989, currently 37 members। क्या इंडिया उसका पार्ट है? ये सबसे मेन चीज़ होती है जो आपको याद रखनी है या नहीं याद रखनी। यस, इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ FATF। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो कुछ बॉडीज़ आपको इंटर गवर्नमेंटल बॉडी देखने को मिलेंगी, कुछ NGOs देखने को मिलेंगी, तो वो आपको याद रखना है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये शायद ही आपसे पूछें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्या एक फाउंडिंग मेंबर है? आंसर है नहीं। फाउंडिंग मेंबर कौन होता है? जो स्टार्टिंग से उसके साथ हो। मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने में या टेरर फाइनेंसिंग को टैकल करने में ये मेनली काम करता है। ये आपको पता, ये नाम से पता चल रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टेररिस्ट फाइनेंसिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के। हमारे पास एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। और UAPA में अलग से जो फाइनेंसिंग है, फाइनेंस टेररिज्म, उसको ऐड किया गया था। UAPA में अमेंड किया गया था 2012 में। तो 2010 में भारत ने FATF को ज्वाइन किया, दैट्स वाई ये अमेंडमेंट हुआ भारत में। अब इसकी अलग अलग लिस्ट होती हैं। एक होती है ब्लैक लिस्ट, वहाँ पे ब्लैक लिस्ट में मीन्स कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस, जो कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में डल जाती है हैवीली उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। और एक लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट, मतलब वो संदेह में आ जाती है कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है अगर वो इन टर्म्स ऑन कंडीशंस को नहीं फॉलो करेगी। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आती जाती रहती है, उनका आना जाना लगा ही रहता है, ठीक है। और कभी आ गए, कभी चले गए। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक लिस्ट में परमानेंटली रहती हैं। हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को अभी शॉर्ट टर्म के लिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। क्या इंडिया मेंबर है? यस। इंडिया को क्या इसमें डालते हैं? आंसर है नहीं। दिस ऑल अबाउट द FATF। नेक्स्ट एनर्जी की बात हो रही है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फॉर्म है एंड 1957 से ये एग्जिस्ट कर रही है। क्या इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है? आंसर है यस। एनर्जी से याद रखो, एनर्जी वाले दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक ओपेक और एक IAEA जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये एनर्जी वालों के पास होता है पैसा दबा के, तो जब इनको मीटिंग करनी होती है भाग जाते हैं ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में वेना में इनका हेडक्वार्टर है दोनों का, तो ये आपको याद रखना है। मेन काम क्या है इसका? मेन काम ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सिविलियन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो, नॉट फॉर द वेपन्स। तो ये देख रेख रखती है कि पीसफुल पर्पज़ के लिए ही न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगें, और इनका इस्तेमाल वेपन्स के लिए ना हो। ये न्यूज़ में भी रहती है। न्यूज़ में क्यों रहती है मैं आपको बता दूं। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रही थी। USA ने उस पर खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, क्योंकि USA नहीं चाहता कि ऐसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन हो। वो अभी स्टोरी मैं आपको पूरी बताऊंगा, NPT वाली, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एनर्जी ग्रुप की। तो US ने इस पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन 2014 में एक मीडिएशन हुआ इनके बीच में, जिसमें परमानेंट 5 कंट्रीज़ और एक +1 मतलब एक जर्मनी, टोटल 6 कंट्रीज़ एक साथ आई और 2015 में एक प्लान लेके आई जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोला जाता है, JCPOA। USA अभी इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया था, तो इसलिए न्यूज़ में आ जाता है, इस प्लान से बाहर आ गया था। इसमें बोला गया कि ईरान को हम न्यूक्लियर
ईरान भी न्यूक्लियर जो एनर्जी रिच स्टेट है, ईरान जो इस न्यूक्लियर एनर्जी को पावर प्लांट्स के लिए यूज़ करेगा। आप जब यूरेनियम को जितना एनरीच करोगे, जितना ज़्यादा एनरिचमेंट होगी, वो वेपन की तरफ उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो आप। तो इसने कहा कि आपकी एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप परमिट करोगे IAEA को कि वो आप पे देख रेख लगे। इस पे ईरान एग्री किया, और ये सब चीज़ें न्यूज़ में इन चीज़ों के कारण रहती है। समटाइम्स USA कह देता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं बाहर आ जा रहा हूँ, इससे मैं रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ऑफ कोर्स बदले में इन्होंने, अगर ईरान इस चीज़ पे एग्री कर रहा है तो इन्होंने उस पर अपनी रिस्ट्रिक्शंस कम की कि हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। और अगर कभी आपसे पूछा जाए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो P1+1, P1 इज़ द 5 परमानेंट UNSC के जो मेंबर्स हैं, UN के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें चाइना है, रशिया है, ऑफ कोर्स इंडिया नहीं है, USA है, बट इंडिया शुड बी देयर। और ये एक आर्ग्यूमेंट भी बनता है आपका कि क्यों इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ऐसा पहले आपके पूछा भी गया है कि UN अब इरिलीवेंट हो गया है क्या, और इट शुड बी चेंज, ऐसी डिमांड उठती है। और अलग अलग कंट्री वो डिमांड उठा भी रही हैं, जिसको G4 नेशंस के नाम से हम जानते हैं, जिसके अभी पढ़ेंगे। अलग अलग इंडिया ने ग्रुपिंग बनाई हुई है, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और इंडिया, ये 4 कंट्रीज़ उसमें हैं। इसके साथ ही मैं आपको NPT का कॉन्सेप्ट भी बता दूं। 1970 से पहले ये परमानेंट 5 कंट्रीज़, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और इनके अंदर आया एकदम से आइडियलिज्म। उस टाइम पे न्यूक्लियर डेवलपमेंट चल रही थी अलग अलग कंट्रीज़ में। इनको ये हुआ, अगर हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे तो फिर तो छोटी सी लड़ाई पे कोई भी किसी पे न्यूक्लियर बम फेंक देगा और पूरा मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, लोगों की पूरी हानि होगी, पूरा वर्ल्ड इससे इम्पैक्ट होगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया, एक ट्रीटी लेके आए जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बढ़ावा देना, नॉन प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ावा नहीं देना। किसको बढ़ावा नहीं देना? न्यूक्लियर वेपन्स को। इसने कंट्रीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका एक का नाम था न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, NWS, एक का था नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इन्होंने कहा कि P5 जिसके पास अभी तक वेपन्स हैं वो तो रखेंगे अपने पास, और 1970 के बाद ये सबको साइन करनी होगी, अदरवाइज़ हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ना करवाएंगे सिविलियन पर्पज़ के लिए, और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे वो अलग से। और बाकी किसी भी कंट्री को वेपन्स नहीं बनाने हैं, ना उनको बढ़ावा देना है। ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की थी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक क्लोज ये होता कि ये जो 5 नेशंस हैं ये भी ख़त्म करेंगे, डिसआर्मामेंट करेंगे, तो ये सही है। इंडिया ने इसको मानने से मना कर दिया, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा कि आप डिसआर्मामेंट करो, और या तो कम्प्लीटली करो। 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ है, और आप बोल रहे हो चाइना न्यूक्लियर वेपन रखेगा और हम नहीं रखेंगे, तो ये इनइक्वालिटी है, एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस। हम इसको फॉलो नहीं करते। तो कुछ कंट्रीज़ ने इसको साइन नहीं किया, तो यू शुड नो कि NPT किस किस ने साइन नहीं किया। इंडिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान को फिर से घुसा दिया कि इंडिया नहीं कर रहा तो भी मत कर, तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया। इज़राइल ने साइन नहीं किया, और साउथ सूडान ने साइन नहीं किया। अब बोलोगे सर नॉर्थ कोरिया का नाम भूल गए क्या? दोस्त, भूला नहीं हूँ। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, बट बाद में विड्रॉ कर लिया, उनका माइंड वही जाने, दिन रात चेंज होता रहता है, कभी भी कुछ भी करते रहते हैं वो। देयर इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू दिस, इसको हम NSG के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और इसमें टोटल 48 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जो इसका मेंबर है उनमें आपस में डील होती है यूरेनियम की या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, जो भी सिविलियन पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। और किसी भी कंट्री को अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट घटाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि इट इज़ ए काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और बहुत सस्ती होती है एज़ कंपेयर टू थर्मल। ये एग्जिस्ट हुई थी 1975 में। इसमें 5 जो परमानेंट 5 नेशंस हैं इनके पास वीटो पावर है। वीटो का मतलब होता है मना करना।
वीटो का मतलब होता है मना करना। तो 5 जो कंट्रीज़ हैं उनके पास वीटो है। मीन्स अगर इनमें से कोई भी कंट्री ये बोल दे कि ये काम नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा, चाहे बाकी की सारी कंट्री बोलते रहें। पीछे कुछ साल पहले इस पे वोटिंग हुई थी कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है और हमारा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। वी डोंट बिलीव इन द अटैक्स। प्रिमिटिव अटैक्स हम कर सकते हैं। प्रिमिटिव अटैक होते हैं कि अगर हमें संदेह है कि सामने वाला से हमें खतरा है, और प्रिमिटिव अटैक्स भी हम किसी नेशन पे नहीं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को देखते हुए, एक तो 2008 में ओबामा जी के टाइम पे और हमारे फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह, इनके बीच में सिविल न्यूक्लियर मटेरियल की एक डील हुई कि दोनों कंट्रीज़ आपस में, यूएसए और इंडिया आपस में वो डील करेंगे, शेयर करेंगे। तो इट इज़ ए ब्रेक थ्रू इन इंडियन हिस्ट्री कि बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई थी वो डिप्लोमेसी की। और एक अचीवमेंट ये थी कि चलो एनएसजी में इसको मेंबरशिप दी जाए। 48 में से 44 कंट्रीज़ एग्री कर गई थी कि इंडिया को उसका पार्ट बनना चाहिए। और उस समय चाइना ने वीटो पावर यूज़ कर दी। चाइना बोला नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, इंडिया को जब तक एनपीटी साइन नहीं करेगा तब तक हम इसको इसका पार्ट नहीं बनाएंगे, और हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे। तो एनपीटी साइन, एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एक कंडीशन है कि आपको एनपीटी साइन करनी चाहिए, और एनपीटी इंडिया साइन करेगा नहीं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटिव नेचर की है। तो ये एक हर्डल है। और जब हम एनएसजी का मेंबर बनेंगे, ऑल्सो देर आर मैनी अदर ग्रुप्स, MTCR, वासिनार, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सब भी आप एक काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हैं कि कोई केमिकल वेपन्स में डील करता है, कोई टेक्नोलॉजी में डील करता है। इन 3 ग्रुप्स में इंडिया मेंबर है, चाइना नहीं है। एनएसजी में इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना मेंबर है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इंडिया नहीं है तो ऑफकोर्स पाकिस्तान भी नहीं है, और इन तीनों में पाकिस्तान भी नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसमें हमें उन कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में पेट्रोलियम में रिच हैं और एक्सपोर्ट करती हैं टुवार्ड्स द अदर कंट्रीज़। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ओपेक प्लस जो एनर्जी रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है अभी जो देखिए, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में कहाँ पे? वेना में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? आंसर है नहीं, क्योंकि हम तो पेट्रोलियम खुद इंपोर्ट करते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री हैं जो मिडल ईस्ट की मेनली कंट्री है? सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ईरान और इराक दोनों इसका पार्ट हैं। कुवैत, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गेबन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये एकमात्र फैक्ट है कि एकमात्र द ओनली कंट्री फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज द वेनेजुएला। एक ओपेक प्लस भी है। पहले अगर इसकी बात करें, ओपेक कब बनी थी? 1960 में ओपेक बनी थी। टोटल कितनी कंट्रीज़ जो मेंबर है? वो 13 कंट्रीज़ हैं। 2014 में डिस्कवरी हुई यूएसए में शेल गैस की, एक काइंड ऑफ आप न्यू एनर्जी के लिए एक नया फॉसिल फ्यूल इसको समझ सकते हैं। शेल गैस मिली तो पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, इन सब की जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव मिल गया शेल गैस। इसकी डिमांड कम होने के कारण ये सारी कंट्रीज़ एक बार चिंता में आ गई कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मिलके आपस में एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन वो निकाला कि हम, इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है, डिमांड हाई होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा। अब सप्लाई भी घटा दो, डिमांड घटी हुई है तो सप्लाई भी घटा दो। अगर सप्लाई किसी की कम हो जाएगी तो फिर प्राइस न्यूट्रलाइज हो जाएगा डिमांड के साथ। मीन्स इन्होंने कहा कि हम हमारी सप्लाई घटा देते हैं तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 2014 में जो प्राइस था वो $30 पर बैरल तक चला गया था। और एक बैरल में यूपीएससी पहले पूछ चुका है कितने लीटर होता है, तो 159 लीटर यूनिट
क्रूड ऑयल को हम बैरल में मापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके अलावा भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एनर्जी रिसोर्सेज में रिच हैं, वहाँ पे भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान, ब्रुनेई, बहरीन, अज़रबैजान। तो इन्होंने मीटिंग फ़िक्स की कि चलो एक इनके साथ मीटिंग फ़िक्स करते हैं कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सप्लाई कम कर दो, तो ये ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कम होगी तो प्राइस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मीन्स प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस मीटिंग को बोला गया ओपेक प्लस। अगर इनका एसोसिएशन ओपेक 13 कंट्रीज, ओपेक प्लस में अदर कंट्रीज भी आ गई, रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई। क्वेश्चन पूछना है, पूछेगा इंडिया इज द मेंबर ऑफ ओपेक, आंसर है नो, इंडिया इज नॉट। पाकिस्तान इज ऑल्सो नॉट ए मेंबर, चाइना भी मेंबर नहीं है, यूएसए भी मेंबर नहीं है। तो यू शुड नो कि कौन मेंबर नहीं है। ईरान इराक है, यस बिल्कुल। बहरीन ब्रुनेई है, आंसर है ओपेक के नहीं है, वो ओपेक प्लस के मेंबर है। These are the important facts you should know about the OPEC. Also, you should know the Ecuador and Qatar. ये important facts हैं, आप नोट कर लो। ये इक्वेडोर एंड कतर, इनकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी गई थी फ्रॉम द ओपेक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दीज आर ऑल्सो नॉट द मेंबर्स ऑफ ओपेक। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड कुछ स्पेशलिस्ट इसको चाइना के एंटी ग्रुप भी बोलते हैं। इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाए कि इट इज़ एंटी चाइना, तो यू कैन से कि इट इज़ नॉट द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि ये एंटी इंडिया ग्रुप है, एंटी चाइना ग्रुप है, सॉरी। इस ग्रुप का मेन मकसद है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इन चीज़ों को प्रमोट करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रमोट करना, डिज़ास्टर रिलीफ को प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना। और क्योंकि फ्री एंड ओपन नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, दीज वैल्यूज़ आर अगेंस्ट द चाइनाज पॉलिसीज़। चाइना की कैसी पॉलिसी है कि एक्सपेंशन करना है, उसको दूसरे पे कब्जा करना है, कोई रूल मैं नहीं मानूंगा। तो क्योंकि इन दोनों का मैंडेट आपस में क्लैश करता है, तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको एंटी चाइना ग्रुप बोलते हैं, बट इन रियल ऐसा कहीं भी रिटर्न नहीं है। इस ग्रुप की का सजेशन सबसे पहले 2007 में शिंजो आबे, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था। और क्या इंडिया इसका मेंबर है? ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट इंडिया इज़ ए मेंबर। और 2023 में 23 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और वहाँ पे फ्रांस दिया हुआ था जापान की जगह। बस ये पता होना चाहिए था कि वो जापान है, तो आप उस आंसर को इजीली कर ले रहे थे। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसी को देखते हुए वेस्ट एशिया में भी एक ग्रुप बना है I2U2, उसको देखेंगे। दिस इज ऑल्सो इंडो पैसिफिक रीजन में एक न्यू डेवलपमेंट हुई, ओकस। सिविल सर्विसेज मेंस में पूछा गया था रिगार्डिंग ओकस, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है, 3 मेंबर्स का है। ऑस्ट्रेलिया, UK, US, उसमें बुद्ध दे देगा, फ्रांस है, आंसर है नहीं। इंडिया दे देगा, बिल्कुल नहीं। जापान दे देगा, नहीं। 2021 में सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तीनों कंट्रीज़ के बीच में, एक्चुअली ये एक डील होनी थी फ्रांस के साथ, UK की, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ली। तो वहाँ पे इश्यूज़ आए, इवन फ्रांस और जो रशिया, फ्रांस और UK है और फ्रांस और US है, यहाँ से थोड़े से रिलेशन खट्टे भी हुए ड्यू टू दिस ग्रुप। और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा क्लोज आया इन दो कंट्रीज़ के साथ। ऑस्ट्रेलिया की भी शायद वो डील में इन्वॉल्वमेंट थी। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बस इस ग्रुप में इतना ही जानना है। और चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये अपना डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। इन फ्यूचर इंडिया को ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देंगे कि इंडिया इसका पार्ट बने, और वो तब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओपनली इसका मैंडेट चाइना को काउंटर करना होगा, तो इंडिया विल नॉट बी द पार्ट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने देखा ब्रिक्स में इंडिया और चाइना दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, SCO में दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। और फिर से याद दिला दूं, ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, और SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में है। इसमें 5 मेंबर्स थे, और पहले 4 थे, फिर 5वां ऐड हुआ 2010 में। अब रिसेंट में 6 मेंबर्स और ऐड हुए। सेम SCO में अभी रिसेंट मेंबर जो ऐड हुआ वो है बेलारूस 2024 में, ईरान
2023 में, उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान ऐड हुए थे 2017 में। These are the important facts we have revised, ऐसे ही रिवाइज कराता रहूँगा, याद होता रहेगा। अदर बैंक्स में AIIB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बी से याद रखो, बीजिंग। ITU2 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ वेस्ट एशिया में, वेस्ट क्वाड भी बोला जाता है इसको, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। तो दिस इज़ द वेस्ट एशियन क्वाड बोला जाता है। और एक इसको बोलते हैं कि पोस्ट अब्राहम अकॉर्ड ये ग्रुप बनाया गया था। इट इज़ रिलेटेड टू कि इज़राइल को रिकॉग्नाइज करना एज ए नेशन। पहले जो जितना भी इस्लामिक कंट्रीज़ थी वो इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करती थी ड्यू टू पैलेस्टीन इशू। USA के अच्छे रिलेशन रहते हैं इज़राइल के साथ। इंडिया की डीहाइफिनेटेड पॉलिसी है विद द इज़राइल एंड पैलेस्टीन। डीहाइफिनेटेड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे इज़राइल के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे, वी रिकॉग्नाइज इज़राइल एज ए सेपरेट कंट्री, और पैलेस्तीन के साथ सेपरेट हम रिलेशंस रखेंगे। इज़राइल से टेक्नोलॉजी अडोप्ट करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली टेक्नोलॉजी पूरी इज़राइल से आई है एग्रीकल्चर के फील्ड में। वहाँ पे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर कोई कंट्री करना जानता है तो इज़राइल उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो वहाँ पे पानी की कमी रहती है और इंडिया में भी वाटर स्कैरसिटी का इशू है, तो वो टेक्नोलॉजी हम अडोप्ट करना चाह रहे हैं। और डिफेंस के फील्ड में भी बहुत सारे ड्रोन्स और हथियार हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम इज़राइल। UAE भी अब जो पेट्रोलियम है, आने वाली जो सेंचुरी है वो पेट्रोलियम पे बेस्ड नहीं हो सकती, फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड नहीं हो सकती। तो मेन जो सेक्टर है वो टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा देना और अदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए वो अपने रिलेशन बिल्डअप कर रही है, और इसीलिए उसने इज़राइल को के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किए हैं। USA ने मीडिएटर का काम किया है। अगर इंडिया के लिहाज से बात करें तो UAE वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। और दिस इज ऑल अबाउट कि इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ ITU2। कॉमनवेल्थ, ये भी एक अलग ग्रुप है। जिन जिन पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है, और 1949 में लंदन डिक्लेरेशन से ये एग्जिस्टेंस में आया था। अगर कभी पूछा जाए कि लंदन डिक्लेरेशन से रिलेटेड कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है तो कॉमनवेल्थ आपको बताएंगे। देर आर टोटल 56 मेंबर्स, और इंक्लूडिंग इंडिया। डेफिनेटली इंडिया वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इन चीज़ों को पढ़ा ही होगा। और आपने एक चीज़ भी और देखी होगी, जब भी आप अगर कभी दिल्ली आए होंगे और चाणक्यपुरी जैसे एरिया में आए होंगे जहाँ पे पूरी एम्बेसी रहती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे पाकिस्तान की जब आप एम्बेसी देखेंगे वहाँ पे लिखा रहेगा हाई कमीशन, और उसका हेड होगा हाई कमिश्नर। और अदर फ्रांस वगैरह का लिखा रहेगा एम्बेसी। तो जो कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ का पार्ट थी वो हाई कमीशन कहलाती हैं, और एम्बेसी उसका सिनोनिम, एक तरीके का नाम एक ही है, मतलब काम एक ही है, बस नाम अलग है। जो कॉमनवेल्थ वाले वो हाई कमीशन यूटिलाइज़ करते हैं। यहीं पे एक वर्ड भी बता दूं आपको, एक वर्ड होता है कॉन्सुलेट। उसका मतलब ये है कि जो एम्बेसी है वो मेनली 99% आपको कैपिटल में देखने को मिलेगी। जैसे अगर न्यू दिल्ली में बात करें तो फ्रांस की एम्बेसी है, US की है, UK की है, अलग अलग कंट्रीज़ की है। लेकिन इनके ऑफिस मुंबई में भी हैं, ऐसा नहीं है कि मुंबई में नहीं है, कि इनके जो लोग मुंबई में काम करते हैं उनको दिल्ली ना आना पड़े। बेंगलोर में भी हैं, कोलकाता में हैं अगर, तो उनको वो सब ऑफिस होते हैं, एक काइंड ऑफ एम्बेसी का छोटा पार्ट, उसको कॉन्सुलेट बोला जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमनवेल्थ एंड नॉट मच इम्पोर्टेंट ग्रुप, इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के लिए आई हैव टोल्ड यू। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ने इस्टेब्लिश किया 2015 में, शंघाई ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं और देख चुके हैं। ऑल्सो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2014 में बना, चाइना ने इसको बनाया। एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि क्या इसके नाम में है एशिया, तो क्या एशियन कंट्रीज़ ही इसका मेंबर बन सकती हैं? आंसर है नहीं। ये पहले पूछा भी जा चुका है UPSC द्वारा सिविल सर्विसेज में।
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, मतलब कहीं से भी इसका पार्ट बना जा सकता है। ऐसा नहीं कि एशिया से ही बना जाएगा। 103 इसमें मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर एज आई टोल्ड यू बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। मीन्स रीजनल और नॉन रीजनल दोनों मेंबर हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बात करें तो शेयर रहता है चाइना का, और सेकंड नंबर पे बात करें तो इंडिया का शेयर रहता है। दिस ऑल। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जल्दी बताओ? मनीला में। मनीला का फिलीपाइंस। चलो नेक्स्ट और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट। यूएनएचआरसी न्यूज़ में रहता है थोड़ा सा। लोकेशन जेनेवा में मिलते हैं। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यहाँ पे वो कमीशन कर देगा, कॉन्फ्रेंस कर देगा, वो गलत हो जाएगा। वो क्या इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछते हैं? समटाइम्स पूछ सकते हैं। जैसे एनएचआरसी का एक्ट पूछा था कि कौन से एक्ट से बना था, तो वो उसमें बिल्कुल बारीकी से ध्यान दिया गया था। टोटल 47 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर का जो टेन्योर रहता है वो 3 इयर्स का रहता है। एक पर्सन मैक्सिमम 2 टाइम्स के लिए उसका मेंबर बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो दिस ये फैक्ट इसमें शायद लिखा नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंडिया इज़ ए मेंबर, आंसर है यस, डेफिनेटली इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी और हमारे एनएचआरसी के साथ मिल के काम करता रहता है ये। नेक्स्ट, G4 कंट्रीज़, आई हैव टोल्ड यू कि इन कंट्रीज़ का दावा है कि जो यूएनएससी में टोटल P5 है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर रहती है। और ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है कि एशिया से केवल एक कंट्री, और ऑफ कोर्स रशिया पे तो दोनों का मिलके है, एशिया और यूरोप का, तो बाकी कंट्रीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। बाकी परमानेंट सीट हमें भी मिलनी चाहिए और इनके अपने अपने दावे हैं कि आप हमें सपोर्ट करो। चाइना ने एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि स्पोर्ट में कॉफ़ी क्लब बनाया हुआ है और 40 प्लस कंट्रीज़ हैं, और इनके जो लीडर हैं भाई साहब पाकिस्तान जी हैं। एज सच मतलब ऑफिशियली कोई लीडर नहीं है, पाकिस्तान इसमें लीडरशिप थोड़ा सा लेने की कोशिश करता है, वो मेंबर है। ये ग्रुप बोलता है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, जो ये G4 हैं इनको अपोज करने के लिए ये ग्रुप बना हुआ है। और तो यू जस्ट नो कि G4 कंट्रीज़ इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये परमानेंट सीट के लिए यूएनएससी में दावा कर रहे हैं, चाहे वीटो दो ना दो, हमारी परमानेंट सीट होनी चाहिए। अभी जो क्या कॉन्सेप्ट चलता है, अभी कॉन्सेप्ट चलता है 5+10 का। 10 और ये 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, और ये अलग अलग 5 एशिया वाले रीजन से, वो अभी डिस्कस करूँगा मैं जब उस पर आएंगे। नेक्स्ट है G20, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, और हाल ही में अफ्रीकन यूनियन का इसमें ऐड हुआ और न्यू दिल्ली में इसकी समिट हुई, तो बहुत न्यूज़ में था। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब ये इमर्ज हुआ, और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे, तो इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया। इसमें टोटल 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन थी EU में। और EU में मैं बात करूं तो पहले 28 नेशंस होते थे और अब 27 नेशंस हैं। तो एक कहाँ गया, UK बाहर निकल गए जी। ब्रेग्जिट आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा था पीछे कुछ सालों पहले। तो ब्रेग्जिट में UK EU का पार्ट नहीं है। आपको ये शायद सुन के हैरानी हो कि स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। कभी बाद में बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। EU के बारे में थोड़े से फैक्ट और बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से ये एग्जिस्टेंस में आया था, उसमें अमेंड किया गया। उस ट्रीटी को बोला जाता है लिस्बन ट्रीटी। और लिस्बन ट्रीटी में ही लिखा है कि कोई कंट्री इससे कैसे अलग हो सकती है। अगर पूछा जाए कभी UK किस ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ, तो आंसर होगा लिस्बन ट्रीटी, नॉट द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स मीन्स बेल्जियम में है। एंड दिस ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन। एंड व्हाट अबाउट द 19 कंट्रीज़ ऑफ G20? तो ABCD की फॉर्म में थोड़ा याद रखो। अर्जेंटीना इज़ द पार्ट ऑफ G20, ऑस्ट्रेलिया इज़ द पार्ट ऑफ G20, ब्राज़ील इज़ द पार्ट ऑफ G20। C से 2 कंट्रीज़ हैं, चाइना एंड कनाडा। उसके बाद अगर बात करें F से, फ्रांस इज़ देयर, जर्मनी इज़ देयर। I से बात करें तो 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। ऑफ कोर्स ये दोनों
बहुत न्यूज़ में रहते हैं, इंडिया एंड इटली, यू नो वेरी वेल कि क्यों रहते हैं. एंड जापान इज़ देयर, साउथ कोरिया इज़ देयर. जब जापान है तो कोरिया को क्यों पीछे छोड़ेंगे. मैक्सिको इज़ ऑल्सो देयर. मतलब अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको, कनाडा और यूएसए इज़ देयर. जब यूएसए है तो रशिया भी आएगा और यूके भी आएगा. एस से बात करें तो दो कंट्रीज़ निकल के सामने आती हैं, साउथ अफ्रीका एंड आपकी सऊदी अरेबिया. जो भी इम्पोर्टेंट नेशंस हैं, और ये तो इनको तो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है, तो टर्की भी न्यूज़ में रहते हैं. ये पूरे ओटोमन अम्पायर को फिर से अपने प्रेस्टीज को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये कभी यूएसए की तरफ खेलते रहते हैं, कभी रशिया की तरफ खेलते रहते हैं. अलग अलग कार्ड इनके चलते रहते हैं. तो टर्की इज़ ऑल्सो देयर. तो दीज आर द 19 कंट्रीज़. मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इंडिया इज़ द पार्ट. भाई साहब पाकिस्तान पार्ट नहीं है, ये बात याद रखना. तो चाइना इज़ ऑल्सो देयर एंड यूरोपियन यूनियन. नाउ अफ्रीकन यूनियन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. एंड इस पे जो समिट का थीम थी वो थी वासुदेव कुटुम्बकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. कुछ एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है, तो यू शुड नो. सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली में इसकी समिट हुई. और दिस आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. व्हाट आर द आउटकम्स. आउटकम में यही अफ्रीकन यूनियन में ऐड किया गया. ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की बात हुई, जो कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि हमें बायोफ्यूल पे भी फोकस करना चाहिए. बायोफ्यूल्स की बात करें तो 4 जनरेशन्स में हम बात कर सकते हैं कि पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स यू हैव रेड इट इन इन्वायरमेंट पार्ट, कि जब फूड आइटम से, फूड इन चीज़ों से, फूड से अगर हम बायोफ्यूल बना रहे हैं. बायोफ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में. सॉलिड में लाइक वुड. लिक्विड की बात करें तो बायोइथेनॉल इज़ देयर. गैस की बात करें तो बायोगैस इज़ देयर. सेकेंड जनरेशन में जो भी स्टबल्स थे, हाँ, जिसको खाने में हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, पशु वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना. थर्ड जनरेशन में और ज़्यादा एडवांस लेवल पे गए हम, एल्गे वगैरह इन सब चीज़ों को यूज़ करना. और फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड करके क्रॉप्स को, चीज़ों को उसमें इस्तेमाल आना और बायोफ्यूल्स बनाना. दिस आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. आई नो इन्वायरमेंट में घुस गया हूँ जब चीज़ें ऐसे होती हैं, लेकिन दिस ऑल फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. बायोफ्यूल बहुत पूछा जा चुका है बाय यूपीएससी. एंड बायोइथेनॉल, जब इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी हमारा टारगेट रहता है. पहले 2030 तक था, अब 2025 तक था. पेट्रोल में हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं. एंड अभी E20 के नाम से बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे आपको देखने को मिलता भी होगा इन चीज़ों को. ट्राई का मीन्स 3 कंट्री जब मिलके आपस में एक सबमिट करें, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो उसमें चलता रहता है. दिस आर ऑल्सो IMEC इज़ देयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टू काउंटर द BRI. बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसमें वो लैंड रूट से और मैरीटाइम रूट से एशिया मीन्स चाइना को यूरोप से कनेक्ट करेगा. सॉरी, यूरोप इधर यूरोप से कनेक्ट करेगा. और तो दिस इज़ द बेल्ट रोड इनिशिएटिव. इसी में एक काउंटर, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने इसको साइन कर लिया था. हालांकि अब इटली ने भी इसको छोड़ दिया, इटली इससे बाहर आ गई है, क्योंकि इसके जो इरादे हैं वो सही नहीं होते. आपको भी पता है चाइना चेक बुक डिप्लोमेसी में स्ट्रांगली बिलीव करता है, और एक डेट ट्रैप पॉलिसी चाइना की रहती है. मल्टीपल ऐसे इश्यूज़ रहते हैं चाइना विद अदर कंट्रीज़ की, दूसरी कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा दो और फिर उसकी ज़मीन हथिया लो. तो BRI के ज़रिए वो ये सब चीज़ें करती हैं. और श्रीलंका में जब क्राइसिस हुआ, वो बेस्ट एग्जांपल है. पाकिस्तान की जो हालत हमें देखने को मिलती है, बेस्ट एग्जांपल है. इसी का ही एक प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. वो हमारे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया से, गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया से होके पास होके जा रहा था. दैट्स वाई वी हैव ऑब्जेक्टिव इट कि ये हमारी सोवरेनिटी के अगेंस्ट है. यार हमारी चीज़ है, हमारे एरिया में रोड बना रहे हो और हमसे नहीं पूछ रहे हो आप, तो वी विल नॉट टॉलरेट दिस. इसके सॉल्यूशंस में इंडिया ने कदम उठाए, और देर आर वेरियस प्रोग्राम्स टू काउंटर इट. हमने जो पाकिस्तान का ग्वादर, इसी का एक प्रोजेक्ट के अंडर जो CPEC का प्रोजेक्ट था, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट बनाया चाइना ने पाकिस्तान में. उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबार पोर्ट बनाया ईरान में. और ऑल्सो देयर इज़ ए पॉलिसी ऑफ चाइना की स्टिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, कि
कि जो भारत है उसको अब ऐसा काउंटर कर दो, वेरियस पोर्ट्स बना के उसके आसपास पोर्ट्स डेवलप कर दो, और ताकि सपोज़ ये इंडिया है तो चाइना, सपोज़ यहाँ पे चाइना है तो एक पोर्ट यहाँ पे बांग्लादेश में बना दिया, म्यांमार में बना दिया, श्रीलंका में बना दिया, इधर बना दिया, इधर बना दिया। तो काइंड ऑफ इंडिया को घेर लो, स्ट्रिंग ऑफ पल्स इसको पॉलिसी बोला जाता है। तो जहाँ जहाँ इनके पोर्ट्स हैं वहीं पे इंडिया ने भी अपने पोर्ट्स डेवलप कर दिए। जैसे गवादर पोर्ट था तो उसके बाद चाबार पोर्ट, जिबूटी में पोर्ट। इंडिया के भी अपने रिलेशंस हैं कि देर इज़ ए पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी है सागर पॉलिसी इज़ देयर। सागर पॉलिसी मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल द रीजन्स, और इसी पॉलिसी के तहत वी हैव नेकलेस ऑफ डायमंड। ठीक है, आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाओ, हम आपको पूरा नेकलेस बना देंगे। तो दिस इज़ द सिक्योरिटी पार्ट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। ये भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों इतनी सारी स्टोरी बनाई, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है आईमैक का, ये BRI को काउंटर करने के लिए ही है। इसको भी डिटेल में देखेंगे, वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इंडो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ देयर, कि इंडिया को जो मुंबई पोर्ट है या गुजरात में वेरियस पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स को मिडल ईस्ट के जरिए आप यूरोप को कनेक्ट कैसे करेंगे, दिस इज़ द ये प्रोजेक्ट आईमैक इज़ देयर। ऑल्सो देयर इज़ ए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। दिस इज़ द इनिशिएटिव बाय इंडिया, रशिया एंड ईरान स्टार्टेड इन 2000। दिस इज़ ऑल्सो टू काउंटर BRI को काउंटर करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और इंटरव्यू में ये मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, और समटाइम्स ये हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहूँ तो इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ G20 वापस आ जाते हैं। अभी आपको क्वेश्चन दिखाया बिम्स्टेक से रिलेटेड, और बिम्स्टेक आपको बताऊं क्यों बना था बिम्स्टेक। जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में वीडियो के, कि देयर इज़ ए सार्क, साउथ एशिया में एक ग्रुप बना हुआ है सार्क में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। MBBS इन पाकिस्तान, आई नो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं, बस याद करने के लिए है वो। ठीक है, अफ़गानिस्तान इसका बाद में पार्ट बना था। मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, देर आर टोटल 8 कंट्रीज़ इन द सार्क इनएक्टिव था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टसल चलती रहती थी, कोई भी चीज़ें सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। साउथ ईस्ट एशिया में देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ एशियान, ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल कंट्रीज़ है। 10 कंट्रीज़ आर देयर, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर। these are the countries we will discuss the ASEAN soon। and इनके बीच का एक रास्ता निकाला इंडिया ने कि हम इनके 2 कंट्रीज़ थाईलैंड और म्यांमार को मिलाएंगे, और इनमें से बाकी जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश इज़ देयर, नेपाल इज़ देयर, भूटान इज़ देयर, श्रीलंका इज़ देयर। तो इन सारी कंट्रीज़ को मिलके एक ग्रुप बनाया जाए। तो एक अलग से ग्रुप बना जिसको स्टार्टिंग में बिस्टेक के नाम से बोला गया। बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये तब तक म्यांमार इसका पार्ट नहीं था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज़ देयर, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज़ देयर, और ट्रांसपोर्ट, सॉरी वापस बिस्टेक में मीन्स ये T फॉर थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इज़ देयर। तो स्टार्टिंग में बिस्टेक आया, तब बाद में इसमें म्यांमार ऐड हुआ, तब इसका नाम बिम्स्टेक हुआ। और बाद में जब भूटान और नेपाल को भी ऐड किया तब इसका पूरा ही नाम, एक्रोनिम इसका चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर की बात करें तो ढाका में, बांग्लादेश में इसका लोकेशन है। सेक्रेटेरिएट, इज़ इंडिया ए मेंबर? यस, इंडिया इज़ ए मेंबर। म्यांमार ने कब ज्वाइन किया? 1997 में। क्या ये इंपॉर्टेंट आंसर है? नहीं। तो फाउंडिंग मेंबर अगर आपसे पूछें तो फाउंडिंग मेंबर्स आर द बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड में भूल गया था, चलो याद आ गया तुरंत। थाईलैंड इज़ देयर, एंड बाद में म्यांमार ऐड हुआ, और उसके बाद में नेपाल और
Bhutan. So now MBBS in Thailand. These are the 7 members right now part of BIMSTEC. You should know all these facts. Next is ASEAN is there, and अभी आपको बताया साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं एक साथ मिलके साथ आई 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से लंदन डिक्लेरेशन से कौन आया था? लंदन डिक्लेरेशन से आया था कॉमनवेल्थ, और बैंकॉक डिक्लेरेशन से कौन आया? बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया एशियान। इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सेक्रेटेरिएट है, और 1967 में जैसा कि अभी बताया बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत एशियान बनाया गया। इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको ये याद रखना है, लेकिन इसके 2 कंट्रीज थाईलैंड और म्यांमार ये बीमस्टेक का पार्ट है, यू शुड नो। म्यांमार के साथ हम कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पहले पूछा भी जा चुका है, जिसमें कोलकाता से सितवे पोर्ट तक एक कनेक्शन बिल्डअप किया जाएगा, ताकि हम जो हमारा ईस्ट इंडिया है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से और बेहतरीन तरीके से जोड़ सकें अल्टरनेटिव रूट से। साथ ही साथ एक कालाधन नाम से रिवर है, रिवर के जरिए जोड़ेंगे, इसलिए कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। और मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में इसमें रोड, रेलवे, ये सब अदर मॉडल्स इन्वॉल्व हों प्रोजेक्ट में। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड एक रूट डेवलप होगा, और लैंड रूट रहेगा वो मोरे एक जगह है मणिपुर में, तो वहाँ से होते हुए वो थाईलैंड के मायसोट नामक जगह है, मीनवाइल बीच में म्यांमार रहेगा, ऐसे कनेक्ट होगा, एक रोड बनाया जाएगा। तो इसको इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव रहता है। इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। अगर आपको याद करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, मैंने तो ऐसा याद किया था, एक तो टीवी IPL और MM नाम के बंदे ने भी SC करके टीवी पे IPL देखा, ठीक है। मीन्स म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, या आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, एल से लाओस। दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ एशियन नेशन, कि MM नाम के बंदे ने और BSc करके टीवी पे IPL देखा। दीज आर द 10 नेशंस आर द पार्ट ऑफ एशियन। न्यूज़ में आपने बहुत जगह ये भी देखा होगा कि ईस्ट एशिया की समिट हो गई, RCEP की समिट से इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं यह मैं आपको बता दूं। अब इन कंट्रीज़ ने ये देखा कि सब अपने अपने रीजन में डेवलप हो रहे हैं, तो हमें भी हमारे रीजन में एक अलग से साउथ ईस्ट एशिया में एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें आपस में फ्री ट्रेड हो सके, और एशियन कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड है। इसके अलग अलग डायलॉग पार्टनर्स हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, EU, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, UK, US। तो एक ग्रुप है जिसका नाम है RCEP। इसमें टोटल एशियन के 10 मेंबर्स हैं और 5 अदर मेंबर्स हैं, जिसमें है चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। जो चाइना, जापान और साउथ कोरिया है, ये तीनों तो ईस्ट एशिया का पार्ट है ही, मीन्स ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज़ को भी इसमें मिला लिया गया, और बोला गया कि आपस में सब में फ्री ट्रेड हम करेंगे। पहले इंडिया भी इसका पार्ट था, लेकिन इंडिया इसमें से बाहर आ गया, क्योंकि इंडिया बोला हम चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते, हम एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिविजुअली लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते, हमारे फार्मर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा इन चीज़ों को टैकल करना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स आप पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, फ्रीली मूवमेंट होगा गुड्स का, और मीन्स इंडिया का एशियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अंडर द और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। इसका इंडिया मेंबर नहीं है। एशियन का भी इंडिया मेंबर नहीं है। क्या चाइना मेंबर है? एशियन का मेंबर नहीं है, RCEP का मेंबर है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यू शुड नो। नेक्स्ट हमारा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका जो रियाद, सऊदी अरेबिया 1981 में इसको फाउंड किया गया था, और ईरान और इराक इसके मेंबर नहीं हैं। ईरान और इराक किसके मेंबर हैं वो आप बता सकते हैं? ओपेक का हेडक्वार्टर वेना।
IAEA का हेडक्वार्टर मीन्स कहाँ पे मीटिंग होती है, वेना। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यू शुड नो। तो कौन कौन है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE। दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू GCC, एंड GCC इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UPSC। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्या इंडिया एक मेंबर है GCC का? तो आंसर है GCC का मेंबर नहीं है। गल्फ कंट्रीज़ के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अलायंस को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ये अलग से ग्रुप बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा G7 का। G7 में पहले G6 होता था ये, ठीक है। जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो इसका पार्ट है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, यू शुड नो। चाइना इसका पार्ट नहीं है। कनाडा इसका पार्ट बाद में बना। पहले G6 कंट्रीज़ ये होती थी, जिसमें जापान, US, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब इसका पार्ट रहते थे। कनाडा बाद में हुआ तो G7 हुआ। फिर G8 में इसमें रशिया भी ऐड हो गया। लेकिन बाद में रशिया ने क्रीमिया, जो यूक्रेन का एक हिस्सा था, उस पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण उसको इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, और ये तब से G7 है। और इस ग्रुप में इंडिया भी एक गेस्ट पार्टनर की तरह पार्टिसिपेट करता है मीटिंग्स में, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसने अलग से प्रपोज किया हुआ है कि हमें एक D10 नाम से ग्रुप बनाना चाहिए, जिसमें 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, और इंडिया को उसमें इनविटेशन दिया हुआ है। इनका एक इनिशिएटिव भी है कि हमें जो कोरोना के बाद चाइना को काउंटर करना है, सप्लाई चेन इन्हेंसमेंट इनिशिएटिव इसमें है कि हम नए रीजनल हब्स बनाने होंगे। इंडिया उसमें एक ऑप्शन है। हमें हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी होगी। तो रिगार्डिंग दिस इट इज़ ए ग्रुप। नेक्स्ट जो है UN, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, यूनाइटेड नेशंस। इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, UNGA, UNSC, ICJ, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसोक, UN सेक्रेटेरिएट। इसकी कुछ देखो, इसके 6 ऑर्गन्स हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो होती हैं, जैसे FAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कुछ ऑटोनोमस एजेंसी भी होती हैं, तो यू शुड नो अबाउट द ऑटोनोमस एजेंसीज। 6 ऑर्गन में UNGA, UNSC, ICJ, इसके बारे में देखेंगे। इकोनॉमिकल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम करती है लोगों के। और स्पेशलाइज्ड एजेंसी में एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। 193 मेंबर्स हैं, और UN वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था 1945 में, एक चार्टर के द्वारा एक सारी कंट्रीज़ मिलके सामने आई थी, और वर्ल्ड लेवल पे जो पावर्स हैं वो चेंज हुई थी। ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। उन दोनों में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और एक है ICJ। ये 6 ऑर्गन का पार्ट है। मीन्स ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोनों में डिफरेंस आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये UN के अंडर में नहीं आता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ UN, बट इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और सॉरी इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN। अभी आपने ऊपर देखा, जब किसी इंडिविजुअल का कोई केस हो, सपोज किसी एक पर्सन है, एक्स पर्सन है, उसमें नरसंहार कर दिया, जिनोसाइड कर दिया, 1000 लोगों की हत्या कर दी, उस इंडिविजुअल पे केस चलाना है तो ICC में चलेगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। अगर किसी कंट्री पे मीन्स सोवरेन स्टेट पे कोई केस चलाना है, डिस्प्यूट्स है उसके अगेंस्ट, तो ICJ पे चलेगा वो। तो इंडिपेंडेंट कंट्री पे अगर सोवरेन किसी कंट्री पे केस चलाना है ICJ, इंडिविजुअल पर्सन पे चलाना है तो ICC। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है, दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं, सेक्रेटेरिएट की बात करें तो हेग में है, नीदरलैंड। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है समटाइम्स। इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, जिसका एक जज का टेन्योर 9 ईयर्स रहता है, और इनको इलेक्ट किया जाता है, इन जजेस को, बाय UNGA एंड UNSC। दीज आर ऑल्सो द ऑर्गन्स ऑफ UN। जो इसका मेंबर कौन हो सकता है ICJ का? जो भी UN का मेंबर होगा वो ICJ का मेंबर बन सकता है। 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के द्वारा, आप बोल सकते हैं सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के द्वारा ICJ को इस्टेब्लिश किया गया था। ICC रोम स्टैट्यूट के अंडर इस्टेब्लिश की गई थी। रोम स्टैट्यूट जो इसको फॉलो करता है वही इसका मेंबर बन सकता है। इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ये पता होना चाहिए कि UN के अंडर नहीं आती, इंडिविजुअल
जो पर्सन का केस है आईसीसी में, मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलता है। और कुलभूषण जाधव जी का जो केस है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, वो किस में चल रहा है, आईसीजे में, क्योंकि वो अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने केस किया हुआ है, इंडिविजुअल पर्सन का केस नहीं है वो। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई ऐसे बंदे बना लिया जाता है कि उनका बोलना है, पाकिस्तान का बोलना है कि इज ए स्पाई, हमारा बोलना है कि वो एक्स नेवी ऑफिसर हैं और एक बिजनेसमैन है, उनको लॉयर की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और कौंसलेट से मिलने दिया जाना चाहिए जाके, जो कि हमारे हाई कमिश्नर हैं या एम्बेसडर हैं। पाकिस्तान ने उन्हें मिलने नहीं दिया, तो उसके बेसिस पे हमने आईसीजे में हम उनका केस लेके गए थे। These are the important facts regarding to ICC और ICJ you should know। BBIN एक अलग से हमने 4 कंट्रीज़ का बनाया हुआ है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, चारों कंट्रीज़ ने आपस में मोटर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रोड कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड, पीपल टू पीपल इन्हेंस करने के लिए एक अलग से इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इसमें से भूटान में थोड़ा इशू आया। भूटान ने बोला कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इससे वो ख़तरा में आएगा अगर हम ये फ्री मूवमेंट अलाउ कर देते हैं व्हीकल्स के बहुत ज़्यादा आने से, और इन्वायरमेंट के बहुत प्रोटेक्शन पे फोकस करता है भूटान। तो यू शुड नो अबाउट दिस फैक्ट। एंड इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ BBIN, आंसर है यस। और 4 मेजर कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। यूएनएससी हमने देखा था, यूएनएससी के बारे में जानना है तो अभी जान सकते हो, 1946 में बना था। और मेन काम क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना। पीस एंड सिक्योरिटी एकमात्र ऐसी यूएन की बॉडी है जिसके डिसीजंस बाइंडिंग नेचर के होते हैं, और इसमें टोटल 5+10 का कॉन्सेप्ट रहता है। यूएनएससी की बात कर रहा हूँ मैं। 5 मीन्स परमानेंट 5 मेंबर्स, जिसमें यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये 5 मेजर नेशंस हैं। क्या जर्मनी इसमें आंसर है? नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो विनर कंट्रीज थी वो इसका पार्ट बनी परमानेंट 5 की। इनके पास वीटो पावर्स हैं। और जो 10 है, ये कंट्रीज़ का टेन्योर 2 ईयर का रहता है और उसके बाद में रोटेट होती रहती है। 5 इसमें 10 में एशिया अफ्रीका रीजन को रिप्रेजेंट करेंगी, 1 ईस्टर्न यूरोप को रिप्रेजेंट करेगी, 2 लैटिन अमेरिकन रीजन को रिप्रेजेंट करेंगी, 2 वेस्टर्न यूरोप को रिप्रेजेंट करेंगी। तो दिस इज़ द फैक्ट अबाउट द यूएनएससी, यू शुड नो। नेक्स्ट हमारी ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2 ही ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में जिनका हेडक्वार्टर भारत में है। उनमें से एक है ISA, मोस्ट फेमस है। 2015 में बनाई गई थी इंडिया और फ्रांस का कोलिशन के द्वारा। जो भी आपने पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दिस द इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जब सूर्य की डायरेक्ट किरणें इन एरियाज़ पे पड़ती हैं तो इसमें बताया गया था कि वी शुड यूटिलाइज सोलर एनर्जी पे हमें फोकस करना चाहिए, और जो भी ट्रॉपिक्स के बिटवीन जो भी कंट्रीज़ आती हैं वो इसका मेंबर बन सकती हैं। तो दिस ऑल अबाउट द ISA। एंड अब ओपन कर दी गई है ये मेंबरशिप कि बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स भी कोई कंट्री है तो वो इसका मेंबर बन सकती है, आंसर है यस। टोटल 119 कंट्रीज़ सिग्नेटरी हैं ISA की। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, इंडिया में। और जो लेटेस्ट सिग्नेटरी है वो माल्टा। लेकिन रेटिफाइड सबने नहीं किया है। रेटिफाइड मीन्स इम्प्लीमेंटेशन से साइन कर दिया अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है। लेटेस्ट जो इम्प्लीमेंट किया है वो स्पेन है, एंड इंडिया इज़ ए मेंबर। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है CDRI, कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिज़ास्टर को टैकल करने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करो कि प्रॉब्लम ही ना आए। इसमें टोटल 22 कंट्रीज़ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था। तो रिन्यूएबल एनर्जी के नज़रिए से देखें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ISA, और न्यूज़ में भी रहता है क्योंकि इन्होंने टारगेट रखा था कि हमें फंड्स तैयार करने हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2030 तक के लिए। $1000 का टारगेट रखा हुआ है ISA ने। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करेंगे 1000 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट है, बाई 2023। नेट जीरो का कब तक है भारत का? 2070 तक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं।
एक ऊपर यूएन की एक और इम्पोर्टेंट बॉडी थी, इकोसोक, यूएन का ऑर्गन था ना, हमने देखा था अभी। सर उसके बारे में भी लग गया तो बता ही देता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है इसके एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो रिप्रेजेंट की हुई है, WTO, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। WTO पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब पढ़ के चले गए, सिविल सर्विसेज वालों ने चुका दिया वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के। और इट इज़ ए वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नथिंग, इज़ ए NGO जो सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में काम करती है और मेनली टॉयलेट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ लोगों को मोटिवेट करती है यूज़ करने के लिए, उस डायरेक्शन में काम करती है गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के। अबाउट द इकोसोक, इसकी फुल फॉर्म होती है कि यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये, और वन ऑफ द प्रिंसिपल है 6 ऑर्गन्स में। ये भी 1945 में ही बना था। इसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा उसको बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके, उसके लिए उस डायरेक्शन में ये काम करती है। ICJ हमने देख लिया, UNSC, UNG, ये सब चीज़ें हम यूनाइटेड नेशंस की बॉडी जो इम्पोर्टेंट है वो देख चुके हैं। तैयार ये करके गए थे। एंड दिस इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू कांट नेगलेक्ट WTO, स्पेशली इट्स एग्रीमेंट्स। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले ये GATT के नाम से होती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस नाम से ये एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि ये अपने गोल को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था और ग्लोबलाइजेशन भी थोड़ा बढ़ रही थी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका नाम कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी पूछा जाए कि उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस आर रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसका आंसर होगा WTO। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, 164 मेंबर्स। लास्ट कंट्री जो ऐड हुई थी वो थी अफगानिस्तान। इंडिया इज़ ए मेंबर, डेफिनेटली इंडिया इज़ ए मेंबर। क्या WTO UN की एक एजेंसी? आंसर है नहीं। स्पेशलाइज्ड एजेंसी में की अगर बात करें तो हमने देखी थी फूड एंड FAO, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो मेनली UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, अभी देखी थी ना यहाँ पे मेंशन की हुई थी, सॉरी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट बात करें, दीज आर द वेरियस एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू WTO। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाए तो कि इनमें से कौन सा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यू शुड नो। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो पूछ सकता है आपसे, तो यू शुड नो कि इट इज़ रिलेटेड टू WTO। GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, क्या सिर्फ ट्रेड में डील करता है या सर्विसेज में भी डील करता है, तो आंसर है दोनों में डील करता है। ट्रिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, इसमें ये डील करता है, तो आंसर है यस। और ट्रिम्स ये कि इन्वेस्टमेंट वगैरह में डील करता है, आंसर है यस। और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इसमें डील करता है, तो आंसर है यस, बिल्कुल इसमें डील करता है। तो किस किस में डील करता है? ट्रेड, सर्विसेज एंड IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। गैट की फुल फॉर्म आपको पता ही है। जब गैट से WTO बना, वो कैसे एग्रीमेंट के तहत बना, तो वो आ सकता है मरक्केश एग्रीमेंट, इसके तहत ये इसके अंडर में WTO बना था। मास्ट्रिच के अंडर में क्या? यूरोपियन यूनियन, और उससे रिलेटेड लिस्बन ट्रीटी। तो ये आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है, सिमिलर वर्ड्स में हर 2 साल में मिलते हैं WTO, और इसकी वेरियस काउंसिल्स होते हैं, जैसे जनरल काउंसिल्स, फिर उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, फिर उसके बाद अपलेंट बॉडी। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके ये पहले पूछा भी गया था, शायद CAPF में ही पूछा था कि WTO की जो हेड बनी थी वो आई थिंक नगोजी ओकोंजो फर्स्ट वुमेन थी और फर्स्ट अफ्रीकन थी, लेडी थी, तो वो हेड बनी थी WTO की। यू शुड नो ऑल दिस फैक्ट्स रिलेटेड टू WTO। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये ज़रूर याद रखना है जो आपको अभी बताया गया कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि एग्रीमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पहले वेरियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। वर्ल्ड बैंक एग्रीमेंट की बात करें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, तो IBRD पहले एग्जिस्टेंस में आया था 1944 में, और इसके अंडर में टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, IBRD, IDA, इन दोनों को मिला के बोलेंगे तो वर्ल्ड बैंक बनता है। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
मीगा, ICSID। IBRD मिडल इनकम ग्रुप इनकम वाली कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करवाती है। IDA जो पोरेस्ट कंट्री है, पूरा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो सबसे नीचे कैटेगरी में कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उनको लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करवाती है। ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये फाइनेंस करती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये गारंटी प्रोवाइड करवाती है ऑन बिहाफ ऑफ मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट की गारंटी लेनी हो कि ठीक है आप ये पैसा लगाओ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, कि उस बात की गारंटी कौन लेगा? हाँ, तो ये एक एजेंसी है, वो उसका गारंटी लेती है और वेरियस प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने का काम करती है। लास्ट में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो उसके रिगार्डिंग ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ दिस, बाकी चारों का इंडिया मेंबर है, ये बात आपको याद रखनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गारंटी वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इंडिया में आप किसी भी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाते हो तो अगर वो बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए आपको फिर भी मिलेंगे, मीन्स आप मिलेंगे मतलब आपको 5 लाख तक का सेफ है। अगर आपको बैंक में 2 ही लाख है तो 2 ही लाख मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे 5 लाख दे दो बैंक डूब गया और रोज़ दुआ करो कि बैंक डूब जाए, ऐसा नहीं। आपके अगर 10 लाख बैंक में है तो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी है। गारंटी किसने प्रोवाइड करवाई है? ये प्रोवाइड करवाई है DICGC ने, मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, गवर्नमेंट की एजेंसी है और इस नाम से है। बैंक सारे इनको एक काइंड ऑफ जैसे इंश्योरेंस के रूप में हेल्थ इंश्योरेंस होता है या किसी और तरीके का इंश्योरेंस है, ऐसे ही ये इन पैसों का इंश्योरेंस है, वो प्रीमियम प्रोवाइड करवाते हैं और ये गारंटी प्रोवाइड करवाती है पब्लिक को कि आपका इतना मैक्सिमम इतना पैसा सेफ है। किसी का 5 करोड़ है तो भी उसको 5 लाख ही मिलेगा, 1 लाख है तो 1 लाख ही मिलेगा। तो ये ऐसे ही ये भी गारंटी प्रोवाइड करवाती है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसमें USA है, फिर उसके बाद जापान है, फिर जर्मनी है, फिर UK है, फिर फ्रांस है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। रिगार्डिंग IMF वी हैव डिस्कस्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग काम करता है वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC 1945 में बना था। 190 मेंबर्स हैं, इंडिया इज़ ए मेंबर, बिल्कुल लास्ट मेंबर ऐड हुआ एंडोरा। और अगर कभी न्यूज़ में आ जाए कि कौन सी टर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR किससे रिलेटेड है, इसको पेपर कोड भी बोला जाता है, तो इट इज़ रिलेटेड टू IMF, ये पूछा भी जा चुका है बहुत बार। और ब्रिटेन वुड ट्विंस किसे जाते हैं ये तो मैंने बता ही दिया था, IBRD प्लस IMF या वर्ल्ड बैंक प्लस IMF आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट, 2 रिपोर्ट निकालती हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पहले पूछा जा चुका है CAPF में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये भी पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में, कौन निकालता है? IMF निकालती है। नेक्स्ट, ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशंस। CTBT मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये एक काइंड ऑफ प्रोहिबिशन के लिए न्यूक्लियर वेपन्स पे, उनके एक्सप्लोजन्स पे। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ और रेटिफाई नहीं किया हुआ, चाइना ने भी नहीं किया हुआ, इंडिया ने भी, पाकिस्तान ने भी, नॉर्थ कोरिया ने भी, इन सब कंट्रीज़ ने, इवन USA ने भी नहीं किया हुआ। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर। एंड NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी, अदर 4 कंट्रीज आर ऑल्सो नॉट सिग्नेटरी। नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं किया था, लेकिन साइन किया था लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया। और पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कि हाँ ठीक है हम एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे, इंडिया इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एंड आउटर स्पेस में नहीं करेंगे, अंडर वाटर नहीं करेंगे, ज़मीन के अंदर करेंगे, वो हम कर लेंगे। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी इंडिया ने किया हुआ है ताकि डेब्रिस बहुत ज़्यादा ना हो और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा ना हो सोसाइटी पे। देयर इज़ ऑल्सो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसी कोई भी ट्रीटी जो प्रोहिबिशन का काम करे इंडिया ने साइन नहीं की हुई है न्यूक्लियर वेपन्स के, क्योंकि वी हैव स्टबन कंट्रीज, स्टबन नेशंस लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, तो कैसे हम सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल ना करें। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 1974 में बना और 48 कंट्रीज है, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर। चाइना इसका मेंबर है, बिल्कुल, US UK ये सब परमानेंट 5 जो है मेंबर्स हैं। पाकिस्तान भी मेंबर नहीं है। इंडिया चाइना यही बार बार रोक लगा रहा है कि अगर आप इंडिया को मेंबर बनाओगे तो पाकिस्तान को भी आपको मेंबर बनाना पड़ेगा।
और इंडिया को तब तक मेंबर नहीं बनाएंगे जब तक एनपीटी इंडिया साइन नहीं कर देता, और ऑफ कोर्स वी विल नॉट साइन द एनपीटी. Reasons: it is very discriminatory in nature. MTCR, Missile Technology Control Regime, 35 nations are there, and India is a part of MTCR. India is also part of Wassenaar Arrangement. India is also part of Australia Group. ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेरियस ग्रुप्स हैं. जैसे वासिनार का मेन 42 मेंबर्स हैं और कन्वेंशनल आर्म्स और ड्यूल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है. एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रुप केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ पे मेनली फोकस करती है कि उसके एक्सपोर्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए और सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो. देर आर टोटल 43 मेंबर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में 43, वासिनार में 42, दोनों इन तीनों में इंडिया मेंबर है. इन तीनों ग्रुप्स में चाइना मेंबर नहीं है, ये याद रखना. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट, BRI is the initiative of China. Already I have told you there are two projects under this. Belt Road Initiative 2013 में स्टार्ट हुआ. एशिया को यूरोप से कनेक्ट करना थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. चाइना का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग. इसमें सिल्क रोड इकोनॉमिकल बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं. और इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ड्यू टू CPEC. CPEC is the comprehensive चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड ये हमारे गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए जा रहा है. दैट्स वाई वी आर नॉट इंगेज्ड इन BRI. एंड दिस इज़ वन बेल्ट वन रोड. ये लैंड रूट को दर्शाता हुआ और ये आपका सी रूट को दर्शाता हुआ. और यहीं से एक पार्ट निकल के आ रहा है जो कि CPEC है. अभी नेक्स्ट हम वही डिस्कस करेंगे. गवादर पोर्ट में कनेक्ट करता है जिनजियांग रीजन को चाइना के, और ये हमारे गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन से हो रहा है. एंड इट इज़ अटैक ऑन आवर सोवरेनिटी. एंड इन टर्म्स ऑफ सोवरेनिटी वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, चाहे वो चाइना हो, चाहे US से हो, चाहे S-400 वाली डील हो. S-400 इज़ सरफेस टू एयर मिसाइल जो हम रशिया से खरीदी है, हमने डील की है. US से बोल रहा था थर्ड सिस्टम ले लो हमारा. हम बोले नहीं नहीं, आप कौन होते हो हमें बताने वाले. We are independent in our thoughts, in our decisions. We will not bound to your suggestions. That's why India is a sovereign nation. Sovereignty का मतलब ये है, अगर आपने हमारे प्रियम्बल में पढ़ा है तो sovereignty आपने पढ़ा होगा ना, SSSDR, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया इज ए, ये हमारा नेचर है कंट्री का. तो यू शुड नो this is the CPEC in front of you, or this is our part occupied by Pakistan. This is the Sakshagam Valley. बाप का माल समझ के इसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया. पता चला, उनको पता था इंडिया पाकिस्तान से छीन लेगा इस एरिया को. आने वाले समय में डेफिनेटली इट विल बी आवर पार्ट अगेन, एंड होप फॉर द पॉजिटिव थिंग. गवादर पोर्ट डेवलप करें. INSTC is the counterpart of BRI, and it includes your seaport, roads, rail route, multimodal project of Russia, India and Iran in 2002 में इसको प्रपोज किया गया था. 13 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया. अजरबैजान ने इसको ज्वाइन किया. इंडिया इज़ ए मेंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ. एंड दिस इज़ द पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. रिसेंटली IMEC G20 से निकल के सामने आया, और इट इज़ ए वेरी वेरी इनोवेटिव थॉट कि इंडिया को मिडल ईस्ट से जोड़ेंगे. और आई होप कि अब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो और फिर उसको यूरोप से कनेक्टिविटी करेंगे. इंडिया के कौन कौन से पोर्ट इसमें इवॉल्व हैं, यू शुड नो अबाउट द लाइक मुंद्रा पोर्ट गुजरात से, कांडला पोर्ट, ऑल्सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई. फिर मिडल ईस्ट के पोर्ट हैं. ये भी पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करो. हाइफा पोर्ट इसराइल का, तो ये अलग अलग आपसे. मसीना इटली का, मर्सली फ्रांस का. दिस इज़ ऑल अबाउट द IMEC प्रोजेक्ट. कुछ इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि NAM इज़ देयर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी, जब वर्ल्ड वॉर II के बाद बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था और USA और USSR में वर्ल्ड बदल गया था. दे आर वेरी कैपिटलिस्ट इन देयर अप्रोच एंड दे आर कम्युनिस्ट देयर अप्रोच.
और बोला गया था आप या तो इस साइड आओ या इस साइड आओ. देन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज टुक वेरी हार्ड एंड वेरी गुड डिसीजन कि हमको जिस चीज़ में जिसके साथ आना ठीक लगेगा हम उसके साथ आएंगे. आप हमें मत बताइए कि हमें किसके साथ आना है. एंड दैट्स ए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. किस समिट में निकल के सामने आया था? तो आंसर है बेलग्रेड. बेलग्रेड समिट इज़ रिलेटेड टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. और इसमें जो बांडंग प्रिंसिपल्स एक जगह है इंडोनेशिया में, इसमें एक समिट हुई थी 1955 में, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया था बिटवीन द अफ्रीका एंड एशिया कि हमें जो हमारे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया 1962 में. इसके अलावा जो हमारे पंचशील सिद्धांत थे वही बांडंग प्रिंसिपल. टोटल 10 प्रिंसिपल्स थे इसमें कि एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरे की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, ऑल दिस थिंग्स you should know. Other important international organizations is ILO. Yes, one ILO is left, and International Labour Organization. It is also the specialized agency of UN. FAO. अब गलत नहीं करूँगा. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस. लास्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया, खुद को थोड़ा ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूएन की ये बॉडी है. इट इज़ ऑल्सो स्पेशलाइज्ड एजेंसी. इट इज़ ऑल्सो स्पेशलाइज्ड एजेंसी एज आई हैव टोल्ड यू. यूएन की जो 3 पार्ट्स में हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं और ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं. इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी 1919 में बनी थी बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. एंड इसी ट्रीटी के तहत वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था. ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एकमात्र यूएन की एजेंसी है जो कि ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है. मीन्स इसमें टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं. 3 पार्टी कौन कौन? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है. यू शुड नो. लेबर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स लेबर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी. इंडिया इज़ ए मेंबर. यस, डेफिनेटली इंडिया इज़ ए फाउंडिंग मेंबर. मतलब जब ये बना था तब से इंडिया इसका पार्ट है. इसका हेडक्वार्टर इज़ ऑल्सो जिनेवा और WTO का ऑल्सो इन जेनेवा. यू शुड नो. स्विट्ज़रलैंड में 8 मेजर कोर कन्वेंशंस हैं इसकी, जिसमें से इंडिया ने 6 रेटिफाई की हुई हैं. रेटिफाई मीन्स इम्प्लीमेंट की हुई हैं साइन करके. 2 नहीं की. कौन सी की गई हैं वो आपको पता होना चाहिए. 1 इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड अदर इज़ रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. ये आप नहीं बताओगे कि जैसे, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1) का ए का सी कि फ्रीडम है एसोसिएशन बनाने की, यूनियन बनाने की, इन सब चीज़ों की. लेकिन आपको फ्रीडम लिमिटेड है. मीन्स इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं. अगर ILO की ये हमने साइन कर ली तो ये एब्सोल्यूट फ्रीडम प्रोवाइड करवा देगा. तो दैट्स वाई वी हैव नॉट साइंड इट. जो 6 हमने साइन की हुई हैं उसमें जैसे फोर्स्ड लेबर को बैन करना, मीन्स जो बॉन्डेड लेबर है उसको बैन करना, मिनिमम एज, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, मिनिमम वेजेस से रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल रिम्यूनरेशन मिले, इन चीज़ों से रिलेटेड इसमें मेनली ये डील करती है. ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक वी हैव डिस्कस्ड. बैंक का हमने देख लिया ना, NDB और AIIB. ADB इज़ देयर, एशियन डेवलपमेंट बैंक. 1966 में बना. इसमें 68 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया. तो यू शुड नो अबाउट दिस. ओके, देखते हैं अभी नेक्स्ट. दिस इज ऑल अबाउट. कुछ और रह गई क्या? देखते हैं. CPEC हमने कर लिया, BRI हमने कर लिया, ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशंस, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WTO, WHO इज़ ऑल्सो देयर. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ ऑल्सो द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN. जो 3 हो गई, ILO, FAO, अगेन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस एंड WHO. इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. WTO का भी, UNHRC का भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. तीनों का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. 194 मेंबर्स हैं WHO में और इसमें 1948 में बनी गई थी ये. और जो इसमें पैसा आता है वो वॉलेंट्री डोनेशन से आता है और इंडिया इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस बॉडी. आई होप चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है. एक बार आप अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें और बेहतरीन हो पाएंगी.
अब इससे बाहर कुछ आता है तो अगर आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो आई होप कि उसको बाकी स्टूडेंट्स भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट क्वेश्चंस। जो आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़िए और चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ चीज़ें आपको ऐसा लगता था कि ट्रिक कुछ होनी चाहिए वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।